हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग पुनः क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का ही थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग 1.1 के लिए थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोगों का जो सबसे मेजर टॉपिक रहने वाला है, आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका क्या होता है, या एल्गोरिथम क्या होता है, या लेमा क्या होता है। ये इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे इस चैप्टर में मेनली। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे एल्गोरिथम, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे प्रमेयिका या लेमा क्या होता है। ठीक है विद्वान, आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आज हम लोगों का है वो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है प्यारे बच्चों? हम लोग दैनिक जीवन में जो भी कार्य को संपन्न करते हैं वो एल्गोरिथम के माध्यम से ही करते हैं, उसमें हम लोग एल्गोरिथम का मदद लेते हैं। आज एल्गोरिथम क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ एल्गोरिथम का अगर हम लोग सीधे सीधे मतलब समझना चाहें, कम शब्दों में अगर समझना चाहें, तो किसी भी कार्य को करने का जो तरीका होता है उस तरीका को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, या किसी भी समस्या को हल करने का जो क्रिया विधि होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। किसी भी समस्या को हल करने का जो तरीका होता है उस तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। आइए हम लोग समझते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। सुपरिभाषित चरण, सुपरिभाषित मतलब अच्छे से परिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड, उसी को हम लोग बोलते हैं, अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। चरणों मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, कोई भी कार्य जो हम लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बाय प्रोसेस। सुपरिभाषित चरणों स्टेप बाय स्टेप की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। किसी भी समस्या को हल करने का जो एक प्रोसेस या विधि या प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, जो एग्जाम्पल हम लोगों के दैनिक जीवन से रिलेटेड है। जैसे हम लोग घर में चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, हम लोग, आप लोग भी चाय पीते होइएगा। तो चाय बनाते समय हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे कहिएगा सर क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम लोग चाय बनाने के लिए बर्तन का जुगाड़ करते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं? आग का जुगाड़ करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? पानी पानी लाते हैं, उसमें चाय बनाने के लिए हम लोग पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर पानी को हम लोग उबालते हैं। उबालने के बाद उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग दूध मिलाते हैं। यदि किसी को जरूरत है दूध का तो वो दूध मिलाते हैं, यदि किसी को जरूरत नहीं पड़ता है तो वो नहीं भी मिलाते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं? उसमें चाय पत्ती डालते हैं। कुछ समय बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं? चीनी डालते हैं। यदि आपको अदरक की आवश्यकता है तो आप अदरक भी डालते हैं, लौंग इलायची भी डालते हैं कई लोग। यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं भी डालते हैं। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? चाय को छननी से छान करके कप में डालते हैं, देन हम लोग पीते हैं। देखिए, चाय बनाने के लिए भी हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो किए। पहले बर्तन का जुगाड़ किए, फिर आग का जुगाड़ किए, या तो आप आग चूल्हा से भी आप जला सकते हैं या गैस सिलेंडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप क्या किए? उसमें पानी को उबाले, उसमें चाय आवश्यकता अनुसार आप दूध मिलाए या आप नहीं भी मिला सकते हैं। फिर उसमें आप चाय पत्ती डालें, फिर उसमें आप क्या किए? चीनी डालें। यदि आपको आवश्यकता है तो आप चीनी डाल भी सकते हैं। जो पेशेंट होते हैं या चीनी के पेशेंट जो होते हैं वो चीनी नहीं भी डालते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? छन्नी से छान करके कप में डाल के पीते हैं। तो चाय बनाने के दौरान हम लोगों का मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद होता है चाय बनाना। लेकिन चाय बनाने के दौरान हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, कुछ प्रक्रिया करते हैं, कुछ विधि को हम लोग अपनाते हैं। यही विधि हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे हम लोग बर्तन का जुगाड़ किए, आग का जुगाड़ किए, पानी का जुगाड़ किए, चाय पत्ती उसमें डाले, फिर उसमें पहले दूध डाले, फिर उसके बाद उसमें चाय पत्ती डाले, देन हम लोग चीनी डाले, फिर उसमें आवश्यकता अनुसार अदरक या लौंग इलायची डाले, फिर हम लोग उसको क्या किए? कप में लास्ट में उसको छान करके कप में हम लोग लेकर के पिए। तो चाय बनाने के दौरान कुछ जो ये जो प्रक्रिया हुआ, प्रोसेस हुआ, यही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हम लोगों के घर में भी मम्मी लोग जगती है, सबसे पहले वो जग करके झाड़ू लगाती है, देन वो क्या करती है? पोछा लगाती है, लास्ट में वो बर्तन साफ करती है, उसके बाद वो खाना बनाती है। तो वो जगने के बाद कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे वो जगी, पहले झाड़ू लगाई, फिर वो पोछा लगाई, फिर वो क्या की? बर्तन साफ की, देन वो क्या की? खाना पकाई। तो ये जो प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को एल्गोरिथम वर्ड समझ में आया होगा। तो एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी काम को, किसी भी समस्या से निपटने का जो हम लोग तरीका को अपनाते हैं, प्रोसेस अपनाते हैं, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वो तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। वो सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित चरण, उसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और एल्गोरिथम का और हम लोग अच्छा से मीनिंग समझेंगे जब हम लोग इसी चैप्टर में एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एल्गोरिथम के माध्यम से ही हम लोग एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे।
अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे प्रेमेयिका क्या होता है या लेमा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रेमेयिका जो होता है वो पहले से सिद्ध किया हुआ कोई कथन होता है और जिसका उपयोग हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। प्रेमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसका उपयोग हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होइएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। लेकिन इसका यूज हम लोग कई जगहों पे और करते हैं, कई और सवाल को आसान बनाने के लिए हम लोग करते हैं। बहुत ऐसा सवाल है जिसमें हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले से सिद्ध किया हुआ एक स्टेटमेंट है, लेकिन जिसका उपयोग हम लोग कई सवाल में करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सवाल में भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जैसे मान लीजिए, और एक एग्जांपल प्रेमिका का समझाना चाहते हैं आपको। जैसे हीरोन का आप लोग फॉर्मूला सीखे होइएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला होता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, अगर त्रिभुज का डिफरेंट डिफरेंट साइड रहता है तो उस हीरोन के फॉर्मूला से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट भुजा रहने पर ही नहीं निकलता है केवल, यदि किसी त्रिभुज का सभी भुजा बराबर है तब भी उस फॉर्मूला से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा यदि मालूम है तब भी हम लोग उस फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। तो जबकि हीरोन का जो फॉर्मूला है वो सिद्ध किया हुआ एक स्टेटमेंट है, एक प्रेमिका है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग कई डिफरेंट डिफरेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में हम लोग करते हैं। तो प्रेमिका क्या है? प्रेमिका या लेम, प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। ये पहले से सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को हम लोग सिद्ध करने में भी करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रेमिका या लेमा क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे ये जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम 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 किसके नाम पर है? तो यहाँ देखिएगा, एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी। एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया। इसी के नाम पे हम लोग ये एल्गोरिथम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया, इसी के नाम से लिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इस चैप्टर में जो भी सवाल हम लोग हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की मदद से ही हल करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो हम लोग इस चैप्टर में 2 नंबर का, 2 संख्याओं का एचसीएफ जब निकालने के लिए हमसे कहा जाएगा, उसमें हम लोग यही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का ही उपयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। इसका स्टेटमेंट देखिए क्या, 2 धनात्मक पूर्णांक, जो भी आपको 2 संख्या दिया जाएगा वो आपको याद रखना चाहिए कि वो दोनों धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक नहीं है तो हम लोग इस स्टेटमेंट का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया रहने पर, जब 2 धनात्मक पूर्णांक हमको ए और बी दिया जाएगा, ए और बी रियल नंबर आपको दिया जाएगा, उसमें भी धनात्मक रियल नंबर आपको दिया जाएगा, उसमें भी पूर्णांक दिया जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है पूर्णांक। ठीक है प्यारे बच्चों। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां एक कंडीशन है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन बी। फिर से हम बता रहे हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन जहां आपको एक कंडीशन याद रखना है, ए हमेशा बड़ा होगा। यहां मान लेते हैं ए हमारा बड़ा नंबर है और बी जो है वो छोटा नंबर है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसका कोई दूसरा पेयर नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर के लिए कंडीशन लगा दिया गया, यहाँ पे आर लेस देन इक्वल टू बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब कहिएगा सर आप यहाँ पे लिखे हैं ये ए और बी मान लिया आपका 2 धनात्मक पूर्णांक था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें जो ए है हमारा, ए को देखिए हम क्या बोले, ए को हम भाज्य बोले, और भाज्य आप लोग जानते हैं, भागा भी आप लोग सीखे होइएगा। तो जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझाना चाहे, मान लीजिए 5 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर बनाएगा। यहाँ पे 5 हमारा भाज्य, 5 हमारा भाज्य, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और जितना टाइम्स हम लोग देते हैं उसको भागफल बोलते हैं। और यहाँ पे शेषफल बचता है हम लोगों का। ठीक है प्यारे बच्चों।
तो यहाँ पे देखिए ए जो है हमारा भाज्य कहला रहा है। आज हम इसको ए को हम भाज्य माने हैं, ए हमारा बड़ा नंबर। तो यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं ए हमारा बी से क्या है, ग्रेटर है। तो जो 2 नंबर आपको दिया जाएगा वो 2 नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग ए माने। तो यहाँ पे ए हमारा जो बड़ा है उसको हम लोग क्या माने, भाज्य माने। बी जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। बी हमारा छोटा है वो भाजक आज बन रहा है, भाजक कहला रहा है। और क्यों देखिए, क्यों क्या है, भागफल है। आप बी से ए में भाग दीजिएगा, जितना टाइम्स कटेगा, जितना टाइम्स आप लगाइएगा उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। क्यू टाइम्स यहाँ पे हम लगाए हैं, बी से ए में भाग दिए हैं, लेकिन कितना टाइम्स दिए हैं भाग, क्यू टाइम। तो क्यू हमारा क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। प्लस में हम लोग आर लिखे, आर क्या हमारा शेषफल है, रिमाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसी को। जैसे यहाँ देखिए 75 में हम लोग 9 से भाग देंगे तो कितना टाइम्स गया है, 8 टाइम्स गया है, 72 आया है। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे जो 75 है ये हमारा भाज्य, भाज्य को हम लोग ए बोलते हैं। यहाँ देखिए ए है, और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। जितना टाइम्स हम लोग भाग लगाते हैं उसको हम लोग क्यू बोलते हैं, क्यू मतलब कोसेंट, भागफल को कोसेंट बोलते हैं। शेषफल को हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। भाज्य को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, भाजक को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहिएगा सर समझ में आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा भाज्य है, बी से हम भाग दिए हैं, लेकिन क्यू टाइम्स भाग लगा है इसमें, आर हमारे यहाँ शेषफल है। लेकिन आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाए हैं, आर हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। तो बी क्या है रे बाबू, बी भाजक है, जिससे आप भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो लेकिन आर के लिए हम देखिए कंडीशन लिखे, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। आप भागा में जब भी हम लोगों का भाग में जब भी शेषफल बचता है तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है प्यारे, इस चीज को आपको याद रखना है, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे यहाँ देखिए 4 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में देखिए 75 में हम लोग 9 से भाग दिया, 8 टाइम्स गया है, रिमाइंडर मेरा 3 बचा है। यहाँ देखिए 9 से हमारा ये जो शेषफल है वो छोटा है, 9 हमारा भाजक है, भाजक से आज हमारा शेषफल छोटा है, शेषफल 3 है। फिर देखिए यहाँ पे 4 में हम लोग 2 से डिवाइड किए हैं, भाग दिए हैं, 2 टाइम्स गया है, भागफल हमारा 2 आया है, शेषफल हमारा क्या बचा है, 0। देखिए यहाँ पे भाजक हमारा ये क्या है, 2 है, भाजक से शेषफल हमारा क्या 0 है, शेषफल हमारा छोटा है। फिर यहाँ देखिए 5 में हम 2 से डिवाइड किए हैं, 2 टाइम्स गया है, रिमाइंडर 1 बचा है। यहाँ भी देखिए भाजक से शेषफल क्या है, छोटा है, 2 हमारा भाजक है, 1 हमारा शेषफल है। यहाँ देखिए 17 में हम लोग 3 से भाग किए हैं, 5 टाइम्स लगाए हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है, 2 बचा है। तो यहाँ भी देखिए भाजक से हमेशा रिमाइंडर क्या आया, ये हमारा शेष है, यहाँ ये हमारा शेष है। तो किसी भी भागा में यदि आप भाग देते हैं तो शेष जो बचता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। और देखिए किसी भी भागा में यहाँ पे आप एक चीज बोलिएगा सर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर, इसका मतलब समझ में नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, 75 में 9 से हम डिवाइड किए हैं, 8 टाइम्स गया है, रिमाइंडर 3 बचा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्यू का मान है, क्यू और आर जो है, अगर आप 75 में 75 में 9 से अगर आप भाग दीजिएगा, हमेशा भागफल 8 आएगा और रिमाइंडर 3 ही आएगा। अगर आप कहिएगा सर नहीं 8 की जगह पे भागफल 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये यूनिक होता है। किसी भी भाज्य में यदि आप भाजक से भाग देते हैं तो कोसेंट जो आता है, भागफल जो आता है और शेषफल जो आता है उसके लिए यूनिक होता है। जैसे यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 4 में हम 2 से भाग दिए हैं, भागफल मेरा 2 है, ये क्यू का मान हमारा 2 है, आर का मान 0 है। अगर हम लोग जब भी 4 में 2 से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 2 आएगा और शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये यूनिक होगा, ये क्या होता है, यूनिक होता है। इसका दूसरा पेयर कभी नहीं मिलेगा, हमेशा क्यू का मान 2 ही होगा, आर का मान क्या होगा, 0 ही होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिखे भी हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्यू और आर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। किसी भी भागा में क्यू और आर क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। जैसे यहाँ देखिए 17 में 3 से भाग दिए, क्यू का मान कितना आया है, 5 आया है, आर का मान कितना आया है, 2 आया है। जब भी हम लोग 17 में जब भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा भागफल 5 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये हमेशा यूनिक होगा, ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि 17 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे भागफल 6 आ जाएगा या 7 आ जाएगा या रिमाइंडर 2 के जगह 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा यूनिक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए अब इस मीनिंग को आपको, ये वाला जो मीनिंग है यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपको 100% समझ में आएगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, आपको याद रखना ए हमेशा ग्रेटर होगा बी से। इस स्टेटमेंट में दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, जब दो धनात्मक पूर्णांक आपको ए और बी दिया जाता है तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान होती है, विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब भी आप ए में बी से भाग दीजिएगा तो ये जो क्यू आपका भागफल है ये हमेशा यूनिक आएगा, अद्वितीय होगा, इसका दूसरा जोड़ा नहीं आपको मिलेगा। आर भी हमेशा अद्वितीय आएगा। जहां पे आपको ध्यान रखना है, आर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और हमेशा भाजक से छोटा होता है।
शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा ही होता है। आप चारों केस में देख लीजिए, यहाँ भी शेषफल देखिए हमारा भाजक से छोटा है, यहाँ भी भाजक से शेषफल छोटा है, यहाँ भी भाजक से छोटा है, दो हमारा भाजक, यहाँ भी देखिए भाजक से छोटा है। लेकिन और देखिए यहाँ एक कंडीशन है, आप कहिएगा सर आर लिखे हैं 0 के बराबर भी, यहाँ देखो 4 में 2 से भाग दिए तो रिमाइंडर मेरा कितना आया, आर का वैल्यू आज 0 के बराबर है, और 0 के बराबर होगा और हमेशा 0 से बड़ा होगा। शेषफल क्या आएगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, मिनिमम 0 के बराबर होगा और हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। आर का वैल्यू 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा। बी हमारा क्या है, भाजक है, यहाँ पर हम लिखे भी है शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चे यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या सीखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग समझते हैं ये है क्या। एल्गोरिथम का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, किसी भी कार्य को करने का तरीका ये बताता है, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है हमारा। यह प्रेमिका मतलब यहाँ कौन सा प्रेमिका का हम बात कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का ही बात कर रहे हैं। यह प्रेमिका एक एल्गोरिथम प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या करता है, एक एल्गोरिथम प्रदान करता है, एक विधि प्रदान करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यह प्रेमिका एक एल्गोरिथम क्या होता है, एक चरण दर चरण प्रक्रिया, एक चरण दर चरण प्रक्रिया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है प्यारे बच्चों। यह प्रेमिका एक एल्गोरिथम एक चरण दर चरण प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसका उपयोग दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने में करेंगे। इसमें निकालने में करेंगे हम लोग, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने में करेंगे। तो यह प्रेमिका एक एल्गोरिथम एक चरण दर चरण प्रक्रिया या एक चरण दर चरण प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसका उपयोग दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए दो संख्याओं का जो हम एचसीएफ निकालेंगे उसमें हम लोग 4 स्टेप फॉलो करेंगे। कितने स्टेप फॉलो करेंगे, 4 स्टेप फॉलो करेंगे। तो इसमें देखिए हम लोगों का पहला स्टेप क्या है, हम लोगों का जो पहला स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले हम लोगों को दो संख्या दिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। दो संख्याओं ए और बी ले, लेकिन आपको ध्यान रखना है ए हमेशा बी से बड़ा, यहाँ पे ए बी से बड़ा दिया गया है, तो यहाँ पे आपको हमेशा ऐसा नहीं समझना है जो पहले दिया जाएगा वो बड़ा होगा, जो बाद में दिया जाएगा वो छोटा होगा, ऐसा नहीं। दो संख्या हमेशा आपको दिया जाएगा, उसमें जो बड़ा होगा उसको हम लोग ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे। इस चीज को आप नोट कीजिए अच्छे से। दो संख्या हम लोगों को दिया जाएगा, जो बड़ा संख्या होगा वो हमारा ए कहलाएगा, जो छोटा संख्या वो हमारा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। दो संख्याओं ए और बी ले, जहां ए हमारा क्या होना चाहिए, बी से ग्रेटर होना चाहिए, जो बड़ा है उसी का बात करें, ठीक है ना। ए हमारा आज माने है कि ए हमारा बी से क्या है, बड़ा है, बी छोटा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ए में हम लोग बी से भाग देंगे। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके ए को बी से भाग दें। ए को हम लोग क्या करेंगे, बी से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए ए में हम लोग किससे भाग देंगे, बी से भाग देंगे। मान लीजिए ए में बी से भाग दिए, ए में हम लोग बी से भाग दे रहे हैं, क्यू टाइम्स लगा, कुछ ना कुछ यहाँ आता, रिमाइंडर में मान लीजिए आर आ गया, शेषफल कितना आया, आर आ गया। तो इसी चीज को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में भागा को जो प्रूफ करने का एक फॉर्मूला था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, वो हम लोग पढ़े हुए हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी स्टेप का हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके ए को बी से भाग दें। ए को जब हम लोग बी से भाग देंगे तो ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए बी हमारा भाजक है, ये भाज्य है हमारा, क्यू भागफल है, आर शेषफल है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप भाज्य बराबर फॉर्मूला सीखे थे, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। पीछे भी देखिए हम लिखे हैं, यहाँ देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पे ए आपका क्या है, भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। बी आपका भाजक है, डिवाइजर बोलते हैं। क्यू क्या है आपका, भागफल है, कोशेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसी को हम लोग। आर क्या है, शेषफल है, इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जो शेषफल होता है। यहाँ भाज्य हमारा ए है, यहाँ पे ए देखें, भाज्य को ए बोले हैं, ए बराबर भाजक को हम बी बोले हैं, भाजक हमारा बी है। भागफल को हम लोग क्यू बोले हैं, तो भागफल की जगह क्यू रखें। और यहाँ देखिए शेषफल को हम लोग क्या बोले हैं, शेषफल को आर बोले हैं, शेषफल की जगह हम लोग आर रखें। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी का आगे हम लोग अभी यूज भी किए। ए बराबर क्या हुआ है, बी क्यू प्लस आर, और ए हमेशा बी से क्या है, ग्रेटर है, ए हमारा बड़ा है बी से।
तो यहाँ देखिए उसी फॉर्मूला का यहाँ यूज हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये आपका क्या है, डिविडेंड है, भाजक भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो प्यारे बच्चों, तो जब आप भाग दीजिएगा बड़ा नंबर में, जब आप छोटे नंबर से भाग दीजिएगा कुछ ना कुछ भागफल आएगा, फिर आपको शेषफल बचेगा, उसको हम लोग इसी पैटर्न पे लिखना है। पहले भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। मान लीजिए इस पैटर्न पे आप लिखे और रिमाइंडर जीरो नहीं आया, रिमाइंडर क्या नहीं आया, जीरो नहीं आया। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या अपनाएंगे, पिछली बार का भाजक। पिछली बार का भाजक मतलब क्या, ये तो हमारा पहला स्टेप है ना, ये हमारा पहला स्टेप। जब जब हम लोगों का आर का मान जीरो नहीं आएगा पहला स्टेप में, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप सेम काम करेंगे। अब सेम काम में क्या करेंगे, ये देखो हमारा ये पहला स्टेप हमारा ये भाजक जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, और ये पहला स्टेप का क्या है, शेषफल। जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसी काम को करेंगे तो जो हमारा भाजक है वो हमारा भाज्य बनेगा। जो हमारा भाजक है वो क्या बनेगा, भाज्य। हमारा जो भाजक है वो क्या बनेगा, भाज्य। जो शेषफल है सॉरी प्यारे बच्चों, जो हमारा शेषफल है वो हमारा भाजक बनेगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे आर से, कुछ ना कुछ क्यू आएगा, फिर से कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, आएगा ना। तो ये स्टेप हम लोग तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक कि आपका शेषफल जीरो नहीं आ जाता है। कहिएगा सर, मान लीजिए सेकेंड स्टेप में हम क्या किए, आप बोले हैं पहला स्टेप का जो भाजक है वो नेक्स्ट स्टेप में भाज्य बनेगा, पहला स्टेप का जो शेषफल है नेक्स्ट स्टेप में वो क्या बनेगा, भाजक बन जाएगा। जब मान लीजिए सेकेंड टाइम्स भी हम ये काम किए, पुनः शेषफल हमारा जीरो नहीं आया, पुनः ये काम हम लोग को करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दूसरा स्टेप आएगा, सेकेंड स्टेप आएगा, सेकेंड स्टेप का जो भाजक है, सेकेंड स्टेप का जो भाजक है वो थर्ड स्टेप के लिए भाज्य का काम करेगा, यानी कि ए का काम करेगा, और सेकेंड स्टेप का जो शेषफल है थर्ड स्टेप के लिए वो भाजक का काम करेगा, और यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा जब तक कि आपका शेषफल जीरो नहीं आ जाता। यहाँ देखो हम लिखे भी हैं, पिछली बार का भाजक अगला स्टेप में भाज्य बनेगा, समझ गए। पिछला बार जो भी भाजक आपका रहा है, पिछली बार का भाजक अगला स्टेप में भाज्य बनेगा, यानी ए बन जाएगा, और शेषफल भाजक बनेगा। शेषफल मतलब आर, आर क्या बनेगा, डी बनेगा। तो पहला स्टेप का जो डी है अगला स्टेप के लिए ए बन जाएगा, पहला स्टेप का जो आर है अगला स्टेप के लिए बी का काम करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देखेंगे, पिछली बार का भाजक अगला स्टेप में भाज्य बनेगा और शेषफल भाजक, और शेषफल भाजक बनेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है, और ये प्रोसेस हम लोग तब तक अपनाते रहेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग वर्क करेंगे ये तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। मान लीजिए रिमाइंडर आपका जीरो आ गया, तब क्या होगा सर, जब आर बराबर जीरो, तो जब हमारा आर बराबर क्या हो, जीरो हो, जब आर बराबर जीरो हो तो उस स्टेप का भाजक ही एचसीएफ होगा। हम लोग इस प्रोसेस के द्वारा एचसीएफ ही निकालेंगे। तो जिस स्टेप में आपका आर का मान जीरो हो जाएगा उस स्टेप में आपका जो भाजक होगा, जब आर बराबर जीरो तो उस स्टेप का भाजक ही एचसीएफ होगा। जैसे मान लीजिए लास्ट में स्टेप आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस जीरो, आर की जगह क्या आ गया है, यहाँ बराबर है, मान लीजिए आ गया है ए बराबर बी क्यू प्लस जीरो, आर की जगह मान लीजिए लास्ट स्टेप में हमको जीरो आया, उस समय जो ये हमारा भाजक होगा, ये हमारा भाजक ही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। भाजक ही उस समय हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस पे एक हम सवाल भी आपको बना के बताते हैं। ये चार स्टेप क्या क्या है वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। दो संख्याओं ए और बी ले, जहां ए हमेशा क्या होगा, बी से ग्रेटर होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके ए को बी से क्या करना है, भाग देना। ए को बी से भाग देने के बाद हम लोग किस फार्मूला पे रखेंगे उस वैल्यू को, ए से जब हम लोग ए में जब हम लोग बी से भाग दे देंगे, ए में जब बी से भाग दे देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए शेषफल जीरो आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको किस फार्मूला पे लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस पैटर्न पे आप रख दीजिएगा। यदि शेषफल जीरो नहीं आता है, इसी काम को हम लोग पुनः अपनाएंगे, लेकिन पुनः दोबारा जब सेकेंड स्टेप में जाएंगे, इस समय जो हमारा भाजक है अगला स्टेप के लिए वो क्या बन जाएगा, ए का काम करेगा। ये कहा किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, और जो शेषफल है वो किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। पुनः हम लोग क्या खोजेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चन यानी भागफल और रिमाइंडर नया खोजेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये प्रोसेस हम लोग तब तक अपनाते रहेंगे
जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। और जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उस स्टेप का हमारा जो ये भाजक है वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस समय हमारा रिमाइंडर शेषफल जीरो होगा उस समय जो हमारा भाजक होगा वही भाजक ही हमारा, केवल भाजक, वही हमारा भाजक क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए आज हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, 18 और 5 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? यहाँ देखिए, अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18 क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 5 से। इस प्रकार जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। जो छोटा नंबर है उसको हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे। आज छोटा नंबर मेरा क्या है, 5 है। बनाएंगे इसको किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग फार्मूला अभी पढ़े हैं। फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर के लिए कंडीशन है आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन बी। आर हमेशा भाजक से छोटा होगा, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे ए हमारा आज क्या है, 18। आज हमारा बी क्या है, 5 है। आज हमको क्यू खोजना है और आर खोजना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 में 5 से भाग दे देंगे। इधर कहीं आप भाग दे दीजिएगा। 18 में जब आप 5 से भाग दीजिएगा 3 टाइम्स जाएगा, 15 आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। ये आपका आर का वैल्यू है, ये आपका क्यू का वैल्यू है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा ए था, ये हमारा बी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा क्यू का मान क्या आया है, 3 आया है। आर का मान क्या आया है, वो भी 3 ही आया है। अभी आप देख पा रहे हैं कि आर का मान जीरो के बराबर नहीं है। आर का मान क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस काम को फिर से करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। लेकिन सेम प्रोसेस अपनाने में एक बात का ध्यान रखेंगे, पहला स्टेप में, ये हमारा पहला स्टेप, पहला स्टेप में जो भाजक होता है वो हमारा भाज्य बनेगा। ये हमारा भाजक 5 है, ये हमारा भाज्य बनेगा। यानी कि पहला स्टेप का जो बी है, अगला स्टेप के लिए वो ए बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला स्टेप का जो शेषफल है, ये हमारा आर का वैल्यू है, शेषफल। पहला स्टेप का जो शेषफल है अगला स्टेप के लिए वो भाजक बनेगा, यानी बी बनेगा। पुनः हम लोग क्या खोजेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई। पुनः हम लोग भागफल और शेषफल खोजेंगे। तो भागफल यहाँ पे क्या होगा, आप भाग दे दीजिए साइड में। 5 में जब हम लोग 3 से भाग देंगे 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए क्यू का मान कितना आया है, 1 आया है, आर का मान 2 आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्यू लिखेंगे, आर की जगह क्या रखेंगे, 1। फिर भी हम देख रहे हैं आर का मान जीरो के बराबर नहीं है। पुनः इस स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ जो भाजक है, भाजक हमारा क्या है, 3, ये ए बनेगा। और जो शेषफल हमारा वो क्या बनता है, बी बनता है। पुनः हम लोग क्या खोजेंगे, भागफल और शेषफल। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 में भाग देंगे। सही बच्चों, यहाँ पे हमारा शेषफल जो है वो 2 आया है, तो 2 लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आया है, 2 आया। यहाँ शेषफल में हम लोग 2 रखें। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो 3 हमारा भाजक है ये हमारा भाज्य बनेगा। जो शेषफल है वो हमारा क्या बनेगा, शेषफल हमारा भाजक बनेगा। ठीक है, हम लोग 2 से भाग देंगे 3, 2 से भाग देंगे 3 में 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ये हमारा आर होगा, ये हमारा क्यू होगा। 1 टाइम्स, रिमाइंडर भी 1 बचा है। इस प्रोसेस को हम लोग तब तक अपनाते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी आर का मान जीरो नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा अब क्या बनेगा, ये जो भाजक है वो हमारा भाज्य बनेगा। जो हमारा शेषफल है वो क्या बनेगा, भाजक बनेगा। पुनः हम लोग कोशेंट यानी भागफल और शेषफल खोजेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा, अब 2 में यदि हम लोग 1 से डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स एग्जैक्ट जाएगा और रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। ये 2 टाइम्स लगा है, 1 हमारा भाजक है, ये हमारा बी का वैल्यू, ये हमारा क्यू का वैल्यू है, ये हमारा आर का वैल्यू है। तो लास्ट समय आपको हम बताए हैं, जिस समय हमारा
शेषफल 0 हो जाता है, जिस समय हमारा शेषफल 0 हो जाता है उस समय का जो भाजक है यानी b का जो वैल्यू है, ये जो हमारा b का वैल्यू है, ये जो हमारा b का वैल्यू है, यही हमारा एचसीएफ होता है। यदि हम एचसीएफ यहाँ लिखना चाहें, किसका एचसीएफ, 18 और 5 का एचसीएफ, तो वो एचसीएफ हमारा क्या होगा, b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है 1, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप एचसीएफ अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं ये जो 4 स्टेप आपको बताए, इसी स्टेप का फॉलो करते हुए अभी हम सवाल बनाए हैं। दो संख्या ए और बी ले, जहां ए हमेशा ग्रेटर होना चाहिए बी से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके ए को बी से भाग देना, जो बड़ा नंबर होगा उसमें